नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड मैप की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं और इस वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में हम पहले कई वीडियो बना चुके हैं और एक स्ट्रेटजी वीडियो भी बनाए हैं कि उसमें हमें कैसे पढ़ना है। तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को देखिए और उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या यहाँ पे ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आप पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। और इससे पहले हम एशिया का कंप्लीट रिवीजन वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वो भी नहीं देखे हैं तो चाहे इसको ख़त्म करने के बाद या इससे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करने से पहले हम थोड़ा सा आपको और बता देना चाहता हूँ कि इसको करने के साथ साथ, यानी ये यूरोप पढ़ने के साथ साथ हम यहाँ पे दो बातें सीखते हुए चलते हैं कि हमें कोई भी बुक को एक टाइम में इफेक्टिव रीडिंग कैसे करनी है। साथ में हम अगर किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो हमारे काम की चीज़ उसमें क्या है क्या नहीं है, उसको कैसे देखना है। और तीसरा तरीका हम इसमें देखेंगे कि मान लीजिए कि हम इधर यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। इसके लिए हम रेफरेंस लिए हैं महेश वर्णवाल सर की बुक, जो यूपीएससी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, उसको लिए हैं। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कंप्लीट रिवीजन वीडियो कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले आप थोड़ा एक दो दिन पहले अगर इन वीडियो को एक एक बार, ये 30-30 मिनट या जो भी मैक्सिमम इतने ही वीडियो बनेंगे, तो इसको अगर आप देख के जाते हैं तो सिर्फ रिवीजन मोड में देखिए और आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। इतने से ही आपका कम से कम एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम तो निकल ही जाएंगे। उससे निकलने का हमारा मतलब ये है कि आपको मैप से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूरोप, और आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको इसमें क्या मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, और बीच बीच में हम कुछ एक्स्ट्रा बातें बताते रहेंगे, तो उसके लिए आप कंटिन्यू बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ राइट साइड में ये लिख रखा है, तो इसको एक हमें बताने का एक तरीका ये भी है कि हम इधर से जो पढ़ते हैं उसका हम एक शॉर्ट नोट्स इधर बना ले, तो इसके बाद हमें दोबारा ये बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा यहीं से अपना रिवीजन कर लेंगे, बस एक बार हमें ढंग का समझ लेना है। तो आप भी समझिए और चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें यहाँ यूरोप के बारे में पढ़ना है, तो यूरोप के बारे में बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा एक महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है। मैंने यहाँ इंग्लिश में इसलिए लिख रखा है कि आप लोगों को बताने के लिए कि हम चाहे जिस लैंग्वेज में पढ़ें, हिंदी में पढ़ते हैं तो अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो साथ साथ हमारी प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश की राइटिंग और साथ साथ हमारे दिमाग की ब्रेन एक्सरसाइजिंग भी होती रहती है कि इधर हिंदी में इधर इंग्लिश में, बाकी हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते रहते हैं। और एक लिखने की नई फॉर्म है, उसके साथ इमेज कुछ बनती है, तो उन इमेज के फॉर्म से आप ज़्यादा याद रख पाते हैं बजाय कि किसी फैक्ट के रटने के। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यूरोप है स्मॉलेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। फिर ये प्लेटूज ऑफ प्लेटूज इसे कहते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि सारे जो एक प्रायद्वीप कैसे होते हैं, आप देखते हैं कि प्रायद्वीप जो होते हैं वो बी शेप का तकरीबन एरिया बनाते हैं। जैसे अपने यहाँ प्लेटू ऑफ दक्कन यानी दक्षिणी, यानी इंडिया जो है, इंडिया को दक्षिणी प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ऐसे ये यहाँ पे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है और 6.6% यानी 6.67% एरिया ओवरऑल जो हमारी लैंड एरिया है, यानी एशिया, यूरोप, यानी सातों महाद्वीप को मिला के उसका 6.6% एरिया ये कवर करता है। अब थोड़ा सा इसकी हम लोकेशन और इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ या जो माउंटेन्स वगैरह हैं उनके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। मान लीजिए ये बीच में यूरोप है, आप ऐसे ही याद करिए तो आपको बुक पूरी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूरोप है, यूरोप के ऊपर आर्कटिक महासागर है, हम आपको दिखाते हैं मैप में। तो इसके लिए आप खोल लीजिए अपना स्कूल एटलस, जो भी मैप का आपकी रेफरेंस बुक है वो खोल लीजिए। और ये रहा हमारा यूरोप, यानी यूरोप और यूरेशिया यूँ कह लीजिए कि इधर यानी एशिया का कुछ भाग है, और यहाँ से यूराल पर्वत के बाद इधर वाला पोर्शन हमारा यूरोप। और यूरोप में आप देखिए यहाँ पे इधर ऊपर साइड में आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक महासागर है। यानी यूरोप में जो नॉर्थ साइड में यूरोप के है वो आर्कटिक महासागर है, और पश्चिम साइड में अटलांटिक महासागर है, दक्षिण साइड में भूमध्य सागर है, और पूरब साइड में हमारा यूराल पर्वत कैस्पियन सागर है, जो यूरोप और एशिया को आपस में सेपरेट करता है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से
कि हम पहले पूरब साइड की बात किए हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें और हम आपके लिए जूम करते हैं कि ये यूराल माउंटेन या यूराल पर्वत श्रेणी है, जो साइबेरिया यानी रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया बोलते हैं, और यूरोप का जो रूस वाला यूरोप का भाग है यानी यूरोप और एशिया की ज़मीन वाले भाग को अलग करता है। साथ में कैस्पियन सागर आपको यहाँ झील मिलेगी, जो कैस्पियन सागर झील ये अलग करती है एशिया को यूरोप से, ये झील भी अलग करती है। और आपको दक्षिण में मैंने बताया कि भूमध्य सागर है, तो हम आपको भूमध्य सागर भी दिखा देते। तो भूमध्य सागर है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। और पश्चिम साइड में मैंने बता दिया अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। ऊपर आर्कटिक महासागर है, ये बेरेंट सागर के ऊपर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक। और ठीक है, और इधर ये हमारी कैस्पियन सागर है, और इधर यूराल माउंटेन ये हमारा पड़ता है। तो इसकी आपको लोकेशन पता लग गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए ग्लोब में भी कि यहाँ पे 0 डिग्री की लाइन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, और ये 0 डिग्री की लाइन, ये 0 डिग्री की लाइन के ऊपर ही यूरोप है। यूरोप ठीक है, यानी एक साइड, ऊपर 2 साइड और नीचे भूमध्य सागर, यानी 3 साइड से महासागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरोप तीनों सागर से, महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, आर्कटिक सागर पश्चिम में, ये जो हमने बता दिया वही चीज़ है। अब थोड़ा सा हम आते हैं और इसके डिटेल में कि आल्प्स और काकेकस इसके प्रमुख यहाँ पे नवीन पर्वत हैं। जो काकेकस माउंटेन है और आल्प्स पर्वत है, आल्प्स ये नवीन यानी न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन है। जो बलित पर्वत होते हैं वो नए माउंटेन हैं। और काकेकस जो पर्वत है वो हाईएस्ट पीक उसकी क्या है, माउंट एल्ब्रुस, जो 5642 मीटर है। इसको भी हम मैप में देखेंगे और थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको प्लेटो ऑफ आइबेरिया भी कहते हैं, यानी इस यूरोप को क्या कहते हैं, आइबेरिया प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम मैप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप काकेकस पर्वत और आल्प्स पर्वत, हम 2 पर्वत ढूंढते हैं। ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पर्वत हैं, और साथ साथ यहाँ के नवीन फोल्डेड माउंटेन भी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आल्प्स पर्वत, ये है आल्प्स पर्वत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइड में आ जाइए, यहाँ पे एशिया और यूरोप के इसी पार्ट पे काकेकस पर्वत है, और इसकी छोटी सी यहाँ पे क्या है, गोरा एल्ब्रुस, जो एल्ब्रुस का नाम यहाँ पे आता है वो एल्ब्रुस पर्वत भी यहाँ पे, एल्ब्रुस पर्वत इसकी चोटी है। काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रुस। तो आप यहाँ पे आल्प्स पर्वत को हम जो देखें तो उसकी पॉलिटिकल लोकेशन भी आप जान लीजिए कि वो कहाँ है। तो ये आप स्विट्ज़रलैंड देख रहे होंगे। यहाँ स्विट्ज़रलैंड के पास यहाँ पे कई कंट्रीज आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये फ्रांस आता है। फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रिया आता है। ऑस्ट्रिया के बाद जर्मनी, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवानिया एंड स्विट्ज़रलैंड। तो हम इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये स्लोवानिया हो गया, ठीक है, ये जर्मनी हो गया। ठीक है, इसमें इटली भी आता है, जो कि यहाँ पे इटली आपको दिख रहा होगा। तो इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, यहाँ पे लिechtenstein भी है। तो ये सारे कंट्रीज़ आते हैं जो कि आल्प्स माउंटेन के जहाँ पे आल्प्स माउंटेन फैला हुआ है, और वो सब यूरोप का ऊंचा और सबसे फैला हुआ पर्वत है, यानी यूरोप में लगभग ये फैला हुआ है। काकेकस आप देख सकते हैं, यहाँ टर्की के पार्ट में ये मिलता है आपको। टर्की में हम दिखाते हैं फिर से। ये रहा काकेकस और ये रहा ब्लैक सागर। तो काकेकस और ब्लैक सागर, जो काकेकस पर्वत है एक्चुअली में एशिया और यूरोप के पार्ट पर है। तो एशिया और यूरोप के पार्ट पर अगर काकेकस माउंटेन है तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है। हालांकि इसको आप गूगल मैप से सर्च कर लीजिए। इस पर कई एक्चुअली में काकेकस माउंटेन कई देश में आता है, जैसे कि यहाँ पे जॉर्जिया, रसिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, टर्की, यानी ये तकरीबन यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ये रसिया के कुछ पार्ट में भी आता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये ऐसे आता है। तो हालांकि काकेकस पर्वत आप याद रखिए कि यूरोप का पार्ट है और यूरोप का नवीन बलित पर्वत है, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस, जो 5642 मीटर की हाइट पे पीक इसकी। इसके अलावा कुछ और पर्वत है, जैसे कि यहाँ कैंटाब्रियन, पेरिनेज, सियरा मोराइन, फिर पेनाइन, एपिनाइन, डिनारिक, आल्प्स, कार्पेथियन, बाल्कन, ये सब पर्वत हैं। हम इसको देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम देखेंगे। तो यूरोप को आइबेरिया का पठार भी कहते हैं। ठीक है, तो आइबेरिया का पठार कहाँ है? अब देखिए यहाँ पे कहा है, क्या लिखा है कि फ्रांस का मध्यवर्ती पठार यानी सेंट्रल मॉसिफ, और फ्रांस का वेसेज यानी वैसेज, और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे यूरोप का महत्वपूर्ण है। अभी हम थोड़ा देखते हैं ये आइबेरिया वगैरह है कहाँ। मैप में हम मैप पढ़ने का मतलब ये जो थ्योरेटिकल है, इसको हम लोकेशन वाइज ज़रूर देखेंगे।
तो यहाँ पे आप देखिए कि आइबेरियन पेनिनसुला के जो देश हैं उन्हीं को आइबेरियाई कंट्री कहते हैं या आइबेरियाई पठार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, ये सब आइबेरियन कंट्रीज़ में आते हैं। तो इसको कहते हैं आइबेरियन पठार, इसको यहाँ पे बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ फ्रांस में है मध्यवर्ती पठार, वास्जेज का पठार। जर्मनी में है हमारा ब्लैक फॉरेस्ट। तो पहले हम जर्मनी वाला ये देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पे है और ये जर्मनी है। और जर्मनी के सराउंडिंग कंट्रीज़ को पहले आप जान लेंगे तभी यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो जर्मनी के लेफ़्ट साइड में है नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, इसके इधर लग्जमबर्ग, फिर फ्रांस का पेरिस यानी फ्रांस का ये मैदान है, फिर इधर इटली भी है। तो ऐसे यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं। तो आप इस वीडियो में सिर्फ आप रिवीजन पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज आप जान लीजिए कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट और यहाँ पे है। फिर यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, महत्वपूर्ण झीलें हैं जो यहाँ पे हम देखते हैं। और यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिनको झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप में बहुत सारी झीलें हैं। और नीदरलैंड, यूरोप का जो नीदरलैंड एक देश है, वहाँ पे कृषि योग्य नई भूमि प्राप्त करने के लिए समुद्र को पीछे धकेला गया है। यहाँ तक कि वहाँ पे दीवार बनाई गई है जिसे डाइक कहते हैं। और उससे प्राप्त हुई भूमि को पोल्डर लैंड कहते हैं। मतलब जो समुद्र को पीछे धकेल कर जो प्राप्त की गई ज़मीन को पोल्डर लैंड कहते हैं। और नॉर्वे तट की भूमि को फ्योर्ड तट का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यानी नॉर्वे का जो तट है, आपको यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्वे मिले, ये है, ये नॉर्वे के तट को फ्योर्ड तट कहते हैं। ठीक है, फ्योर्ड। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन से कंट्री कहाँ पे हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिनलैंड को 50,000 झीलों का देश कहते हैं। यानी एक्चुअली में इसको कहते हैं झीलों का देश, जहाँ पे 50,000 झीलें हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आ जाइए फिनलैंड। तो ये रहा फिनलैंड, यहाँ पे इतनी सारी झीलें हैं कि यहाँ इसको झीलों का देश कहते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई पर्वत पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कैंडिनेवियाई माउंटेन, तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तीनों देशों में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, एक्चुअली में ये सब देश भी उसी के अंडर में आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये डेनमार्क। यहाँ पे आइसलैंड हो गया है तो सॉरी, ये होगा फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड और डेनमार्क भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलेगा। उसके नीचे जस्ट यहाँ पे उत्तर सागर के राइट साइड में डेनमार्क मिलेगा। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। फिर यहाँ पे कुछ कंट्रीज है, कुछ आइसलैंड हैं जिन आइसलैंड्स को ब्रिटिश आइसलैंड कहते हैं। तो उन आइसलैंड्स का कलेक्शन ही ब्रिटिश आइसलैंड कहलाता है और वो यहाँ पे मिलेंगे, जिसपे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। तो यहाँ पे आयरलैंड और ये ग्रेट ब्रिटेन ये इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कहते हैं ब्रिटिश आयरलैंड कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ पे ऊपर है स्कॉटलैंड के नीचे वेल्स है, फिर इंग्लैंड है। और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं ब्रिटेन। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, तीनों को मिला के हम कहते हैं ब्रिटेन। और अगर यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड मिला दिया जाए और ब्रिटेन को मिला दिया जाए तो ये बन जाता है हमारा यूके। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बता ही दिया कि आइबेरिया को, स्पेन और पुर्तगाल वाले कंट्री को आइबेरिया कहते हैं। यहाँ तक कि इसमें फ्रांस भी थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा पार्ट। उसके अलावा हम देखते हैं यूगोस्लाविया, जैसे एक टर्म आता है यूगोस्लाविया, स्पेशली यूपीएससी में ज़रूर ही पूछा जाता है। तो इस यूगोस्लाविया कहाँ पे पड़ता है? तो आज के कुछ समय पहले यूगोस्लाविया एक अपने आप में कंट्री था, बट आज वो कई देशों में डिवाइड हो गया है। और इवन कि वो 12 देशों को मिलाकर एक देश बना है। एक मतलब कंट्री का कलेक्शन ही यूगोस्लाविया कहलाता है और वो यहाँ पे है, जो आपको हम दिखाते हैं। वो 12 देश कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए इस मैप में देखते हैं, और इन देशों को बाल्कन कंट्री भी कहा जाता है। ये देश हैं आपका सर्बिया, यहाँ पे आप देखिए यूनान, सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ठीक है, सॉरी अल्बानिया, ये सब कंट्रीज़ हैं, इनको बाल्कन देश भी कहते हैं। और ये कहाँ हैं, आइए हम फिर से मैप में आते हैं। तो ये रहा रोमानिया आपका, ये रहा बुल्गारिया आपका, ये रहा ग्रीस के इस साइड में आ गया अल्बानिया के इधर मैसिडोनिया। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ को हम थोड़ा फिर से देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के यहाँ से आप देखिए कि ये स्लोवानिया, ठीक है, स्लोवानिया, फिर क्रोएशिया, फिर बोस्निया हर्जेगोविना, फिर बेलग्रेड यानी सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, ठीक है, अल्बानिया, मैसिडोनिया, ग्रीस, बुल्गारिया, जो यहाँ पे टर्की का यूरोपियन पार्ट पड़ता है, जिसे शायद थ्रेस कहते हैं, थ्रेस,
और फिर रोमानिया, ये सब यूगोस्लाविया यानी बाल्कन कंट्री के देश हैं। और यूगोस्लाविया से ब्लैक सी और इधर मेडिटेरेनियन सी टच करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, आगे आते हैं बाल्टिक कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो अभी हम बाल्कन देख चुके, ये बाल्कन कंट्रीज़ हैं। आप ऊपर थोड़ा सा आइए और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ बाल्टिक सागर मिलेगा। तो बाल्टिक कंट्री ये 3 हैं, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ELL यानी ई लाली कह लीजिए, इस लाली। तो एस्टोनिया, लाताविया, लिथुआनिया ये आपको बाल्टिक कंट्रीज़ मिलेंगी। इधर नीचे हमने यूगोस्लाविया पे देखा बाल्कन कंट्रीज़, और ये हैं बाल्टिक कंट्रीज़। ये UPSC UPPCS में ज़रूर ही पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ की जलवायु। तो यूरोप का जो मैप है, आप यहाँ यूरोप देख सकते हैं। तो यूरोप में जो मिडिल एरिया है, इसमें समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण यानी कि थोड़ी सी कम शीत वाली, और मतलब शीत गिरती रहती है। और इसके राइट साइड में जो अपना यूरोप यानी सॉरी रसिया वाला पार्ट है, उधर हॉट और कोल्ड दोनों टाइप की जलवायु पाई जाती है। यानी कुल मिला के इसको 4 पार्ट में यहाँ डिवाइड हुआ है। ठीक है, बाकी इधर ठंडी है, इधर अटलांटिक महासागर है, फिर इधर भूमध्य सागर है। तो कुल मिला के ये 4 पार्ट में ये डिवाइड है। तो हालांकि मुझे इतना जानना था कि यूरोप में अधिकतम समशीतोष्ण, जैसे अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय से थोड़ा अपर में जाएंगे, तो उस हिसाब से आप देखेंगे जैसे कि हमारा 23.5 डिग्री लाइन कहाँ जाती है, बीचों बीच में जाती है। तो आधा पार्ट तो 23.5 के ऊपर से यानी कर्क रेखा के ऊपर से पड़ता है, आधा नीचे पड़ता है, आधा उष्ण कटिबंधीय में, आधा उपोष्ण में पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे जो मैक्सिमम है समशीतोष्ण जलवायु है। अगर यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आएंगे तो यहाँ पे जो वन पाए जाएंगे, इस पे यहाँ पे टुंड्रा वन पाए जाएंगे, फिर टैगा पाए जाएंगे, फिर पर्णपाती पाए जाएंगे यानी जो पतझड़ वाले, और यहाँ पे टैगा, यहाँ पे टुंड्रा, ये 3 टाइप के यहाँ वनस्पति पाई जाती है। अब टैगा टुंड्रा क्या होता है, इसको आप गूगल से सर्च कर लीजिए, साथ में आप ज्योग्राफी में ज़रूर देखिए इसको। आगे बढ़ते तो यहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड मिलेगा, स्टेपी घास का मैदान, इसको घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। अभी थोड़ा मैप में हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको टुंड्रा, यहाँ पे टुंड्रा मिलेगा, फिर टैगा मिलेगा, फिर नीचे आपको पतझड़ मिलेगी। उसके अलावा हम कुछ देखते हैं कि जैसे यहाँ पे रिवर्स दिए हैं, रिवर्स में फिर ओल्गा ये नदी है, और फिर डॉन नदी है, ये जाके मिलती हैं यूरोप में। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए और ये एक नदी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी ये कहाँ जाके मिलती है, इसको और हम नए मैप में देखते हैं डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रही हमारी ओल्गा नदी, फिर ये रही डॉन नदी। ठीक है, तो ये ओल्गा नदी जाके यहाँ कैस्पियन सागर में गिरती है। ओल्गा नदी यहाँ से आके ये कैस्पियन सागर में गिरती है, और डॉन नदी यहाँ से आके ये सी ऑफ अजोब यानी अजोब सागर से होते हुए ये भूमध्य सागर में आती है। ये नदियाँ हैं। और उसके अलावा ओल्गा नदी और यूराल नदी, ये दोनों ही, यहाँ से यूराल नदी आती है जो यूराल पर्वत से, और इधर से यूरोप से ओल्गा नदी, ये दोनों ही कैस्पियन सागर में आके गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें ब्लैक सी, तो ब्लैक सी में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं। यहाँ पे राइन नदी है, तो राइन नदी सबसे बिजिएस्ट नदी है और इनलैंड रिवर है, बिजिएस्ट और इनलैंड। आगे देखते हैं कहाँ पे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइन नदी, और राइन नदी को यहाँ पहले समझिए इंग्लिश चैनल, ऊपर है हमारा ब्रिटेन यानी इंग्लैंड वाला एरिया, और यूके, उसके इधर साइड में आप चले आइए सीधे यहाँ पे आपको मिल जाएगी राइन नदी। तो ये इनलैंड रिवर है, इनलैंड। ठीक है, तो यहाँ आल्प्स माउंटेन से ये लगभग निकलती है, आल्प्स माउंटेन, और यहाँ से सीधे ये चली जाती है, इधर आपको इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। और यहाँ से ये आपका यहाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए कि इधर बिस्के की खाड़ी, यहाँ पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, फिर इधर इसके जर्मनी, यहीं पे नीदरलैंड और भी पड़ते हैं। तो यहीं से आल्प्स माउंटेन से निकल के सीधे इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। उसके अलावा यहाँ पे रोटरडैम पोर्ट भी बना है, जो कि नीदरलैंड में बना है, और सबसे बिजिएस्ट इन यूरोप यानी यूरोप का सबसे बिजी डैम रोटरडैम है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कहाँ है ये नीदरलैंड में है रोटरडैम। नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि डेन्यूब जो डैम है, नदी है, ये सेकंड बिजिएस्ट नदी है, और ये 10 कंट्री से होकर जाती है डेन्यूब नदी। तो सेकंड बिजिएस्ट बिजिएस्ट के बजाय बिगेस्ट रिवर है, कहाँ की, यूरोप की। डेन्यूब नदी सेकंड बिजिएस्ट रिवर।
जो 10 देशों से जाती है, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्डोवा। ये आप देख रहे होंगे कि कहाँ पे है। अगर नहीं देख रहे हैं तो आइए मैप पे देख। तो ये मैप में यहाँ जर्मनी या आल्प्स माउंटेन तो देखते ही होंगे। आल्प्स माउंटेन के पास यहाँ पे आप देखिए ये है आपकी डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर ये तकरीबन 10 कंट्रीज से होते हुए इधर जाके और ब्लैक सी में गिर जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन नदी है जो कि फ्रांस में बहती है। यहाँ पे फ्रांस आएगा, फ्रांस में आपको सीन नदी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ये इंग्लिश चैनल में ये गिरती है, ये सीन नदी आल्प्स माउंटेन से निकलती है। उसके अलावा भी जो पेरिस का शहर है ये इसी सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके अलावा पो रिवर भी है। तो पो रिवर को इटली की गंगा कहते हैं। और पो रिवर कहाँ है? इटली में। ये रही इटली, ये एड्रियाटिक सागर में गिरती है। तो ये पो नदी कहाँ है? ये इटली में। ये रहा इटली, तो इसे इटली की गंगा कहते हैं। उसके अलावा कुछ एक फैक्ट हैं जो कि अब इकोनॉमिकल आ जाते हैं। तो जो इंटरनेशनल बीज भंडार की स्थापना नॉर्वे में की गई है। नॉर्वे, ये रहा नॉर्वे। तो नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार की स्थापना की गई है। और शीतोष्ण ग्रासलैंड यानी जो हमारा जिसको हम पुस्ताज बोलते हैं या स्टेपी बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ग्रासलैंड बोलते हैं, इनके यहाँ स्टेपी बोलते हैं। तो ये हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन के पार्ट पर आपको यहाँ में मिलेगा। हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन ये कहाँ है? हम पॉलिटिकल मैप में देख लेते हैं, हालांकि इसको हमें फिजिकल मैप में आना चाहिए। तो ये रहा हंगरी और रोमानिया। यहाँ देखिए रोमानिया, ये हंगरी और ये बुल्गारिया। ठीक है, सॉरी बुल्गारिया नहीं, यूक्रेन। यहाँ पे यूक्रेन। तो इस वाले पार्ट पर हमारा स्टेपी यानी शीतोष्ण ग्रासलैंड पड़ता है और ये तकरीबन मिड पार्ट है। और यूक्रेन में एक है कि वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक स्टेपी यानी ग्रासलैंड है वो यूक्रेन में है। ये रहा यूक्रेन। यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे अधिकतम गेहूं उत्पादक ग्रासलैंड पाया जाता है, जिसे स्टेपी कहते हैं और यूक्रेन की डलिया भी कहते हैं, या वर्ल्ड की डलिया यूक्रेन को कहते हैं। ठीक, उसके अलावा जूटलैंड का पठार ये डेनमार्क में पड़ता है और डेनमार्क में ही डेयरी उद्योग की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे आ गया ये डेनमार्क, और डेनमार्क में जूटलैंड भी है और डेयरी उद्योग जो इंटरनेशनल डेयरी उद्योग की स्थापना की गई है और यहाँ पे एक गौशाला भी बनाई गई है। ठीक, उसके अलावा हम देखते हैं इटली। इटली में जो खास है, इटली आप यहाँ नीचे चले आइए, इधर यहाँ भूमध्य सागर, इधर एड्रियाटिक सागर, ये रहा इटली। यहाँ पे पो रिवर बहती है। तो यहाँ पे अंगूर, जैतून ये सब उत्पादन होता है, यानी यहाँ शराब भी जरूर बनती होगी। ठीक है, अंगूर से शराब बन। उसके अलावा राई का उत्पादन यूरोप में 90% अर्थ यानी कि जो अदर कंट्री करते हैं उनका 90% राई का उत्पादन, और जितना पूरे वर्ल्ड में होता है उसका आधा यानी 50% जौ और 25% गेहूं यूरोप उत्पादन करता है। उसके अलावा यूरोप में 1/2 चुकंदर की भी उत्पादन यहाँ पे होती है, और 3/4 यानी विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। 50% चुकंदर और यानी 75% क्या कहते हैं आलू, और 75% ही फ्लेक्स यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा लेम्बोर्डी का मैदान भी आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अब लेम्बोर्डी का मैदान आपको मिल जाएगा इटली में। तो इटली वाला एरिया, अगर यहाँ पे आप देखिए ये वाला एरिया है इटली में लेम्बोर्डी का मैदान मिल जाएगा। यहाँ पे चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर इसको ऐसे समझें तो यहाँ पे दोनों साइड में नदी बहती है और नदियों के किनारे जो डेल्टा होते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल अपने यहाँ का, वहाँ पे चावल ज़्यादा उत्पादन होता है और ये इंडस्ट्रियल एरिया भी होते हैं, वैसे इटली में भी है। ठीक है, उसके बाद गोदार्ड बेस, ये सुरंग है, यहाँ की सबसे लंबी सुरंग है, जो आल्प्स पर्वत यानी नीदरलैंड से 57 किलोमीटर की सुरंग है, जो 17 सालों में जाके तैयार हुई है। उसका नाम है गोदार्ड बेस सुरंग। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड आपको इधर मिल जाएगा, आगे हम मैप में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये नॉर्थ और साउथ यूरोप को आपस में जोड़ती है, ऐसे कनेक्ट करती है। ठीक है, 57 किलोमीटर की ये गोदार्ड सुरंग है। और इससे पहले इस टाइप की सुरंग जापान में बनी थी। ठीक है, जो कि 53 किलोमीटर ही थी, उसको ये ओवरकम करके ये बनाए हैं 57 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये रहा यूरोप का रिवीजन पार्ट। अब आगे ऐसे हम यूरोप के अलावा अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम कंट्री वाइज देखेंगे। साथ में हम उसके बाद जब कंट्री वाइज देख लेंगे तो इसको हम कई पार्ट में ख़त्म कर चुके होंगे और उन चीज़ों की बार बार हम रिवीजन भी कर चुके होंगे। फिर साथ में इसके नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो उसमें पर्वत, पठार, पहाड़, झरने एक एक वीडियो में सेपरेट करके देख के ये तकरीबन 10 से 15 वीडियो में टोटल मैप फिनिश हो जाएगा। और ये ऐसा तरीका है दोस्तों कि जो एक स्टूडेंट और स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू।